नमस्कार। चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल ईएमआरएस का जो पेपर था पीजीटी का और टी और भी साथ में कई सारे पेपर थे, वो पेपर हो चुके हैं और बड़ा ही अच्छे तरीके से कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो एकदम दनादन जो है आंसर की रिलीज किए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा हम लोग भी करते हैं, और हम लोग करते हैं तो भाई हम लोगों को टाइम लगता है, हम लोग ऑथेंटिक भरोसा रखते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे भेड़ चाल तमाम तरीके की है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, क्या क्या हो रहा था और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और क्या वो हमारे काम के भी हैं आने वाले एग्जाम के लिए, और साथ साथ इन बच्चों ने दिया हुआ है उनके लिए थोड़ा मिलाने का भी काम हो जाएगा, है ना। देखते हैं, कैसे काम कर रहा था। आप लोग दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। लोग भी डाल लेते। आइए आइए थोड़ा समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर में आखिर स्पेशलिटी क्या थी। जरा देख के बताइए, जरा देख के बताइए, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया था या नहीं आया। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला वर्जन पढ़ देता हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज वेरियस स्टेट्स। ये क्वेश्चन ये था, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी है। मिजोरम विधानसभा 30 से अन्यून सदस्य होंगे। गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। ये तीनों कूट थे, इन तीनों से मिलाकर के आपको आंसर बताने थे। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर की पे चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग मिला करके अपना जस्टिफिकेशन दे पाए कि आप लोग मेंस देने के लिए कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं। और चंद्रा क्लास में बहुत जल्द ही आपके मेंस का जो रिटन प्रिपरेशन है वो शुरू होने वाला है। आप बस अपने आंसर की को कंफर्म कर लीजिए, क्या आप 70 से ऊपर हैं। 70 नंबर से अगर आप ऊपर हैं तो आप कंफर्मेशन के तौर पे आइए और अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए। एकदम बढ़िया 1.5 लाख की नौकरी आपका इंतजार कर रही है ना। बस आप मिला करके अपना कंफर्मेशन ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ये था कि भाई साहब ए और सी ये दोनों बात सही थी। सिक्किम राज्य की विधानसभा में 30 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, हाँ ये है ना। ये एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन भी है कि 40 से कम नहीं होने चाहिए थे, बट ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्य सदस्य होंगे, मिजोरम में तो ज्यादा है। तो आंसर क्या था, ए और सी सही था, ओनली ए एंड सी सही था। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ इजी भी क्वेश्चन थे। हम सबकी चर्चा करते हुए चल रहे हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पीजीटी का पेपर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीजीटी का पेपर है ना, फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन यही था कि यूएनडीपी का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2025 का, इस पे किस पे ध्यान दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 वाले में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि के तौर पे ये क्वेश्चन दिखाया गया है, और समझने की कोशिश आप लोग भी साथ साथ करते चलेंगे, है ना। कल मैं YouTube पे देखा, बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से आंसर कराया ना, बाय गॉड वो बच्चों को कंफ्यूज ही करता है। अरे भाई साहब 5% एरर तो समझ में आता है, लेकिन आप जो है इतने इतने क्वेश्चन गलत बता रहे हो। वो क्या मानसिक दशा होगी बच्चे का जब वो एक्सप्लेनेशन देखेगा। ऐसा लगेगा या तो मैं गलत हूं, या तो पढ़ाया गलत जा रहा है, या तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। बट कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा चैनल मैंने देखा, बहुत बड़ा नाम भी है। मैं नाम तो नहीं लिखा, कुछ WXY है ना, बट कोई इशू नहीं है। Who among the following was the first Indian to serve as a judge in the International Court of Justice? तो ICJ, ये करंट आंसर जो है BN राव के द्वारा, है ना, BN राव जी है के आंसर बन पाएंगे।
बाकी ऑप्शन भी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एमसी शीतलवाड़ा, आरसी पाठक, बीएन राव, बट ये तो नहीं थे, ये तो नहीं थे। 5% साहब एरर मैं लेके चलता हूं, 5% एरर मैं लेके चलता हूं। क्यों इसलिए चलता हूं? क्योंकि आपको भी पता है कि ऑफिशियल आंसर की जो मानेगी वही बात जस्टिफाइड होगी। ऑफिशियल आंसर की जो मानेगी वही बात जस्टिफाई होगी। हमारे और आपके कहने से सिर्फ इतनी बात हो पाएगी कि कंफर्मेशन आंसर क्या हो सकता है ना? कंफर्मेशन आंसर क्या हो सकता है? तो हमारे अकॉर्डिंग बीएन राव ही है, और हमने भी कई सारे सोर्सेस पे देखे जो कि ये जस्टिफिकेशन करता है। एमसी शीतलवाड़ तो खैर नहीं है, एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। एक क्वेश्चन और था, ये थोड़ा सा लंबा, मैं हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन जो आप कहें वो पढ़ सकता हूं। इंस्टीट्यूशन विच वाज अवार्डेड बाय सुभाष चंद्र, है ना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये इंस्टीट्यूशन है, और किन किन ईयर में किनको किनको दिया गया, यही क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि, हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया, ये मैच था। तो मैच बेसिकली के अकॉर्डिंग था, आपदा प्रबंधन पुरस्कार करने वाली संस्था जो है ये था, आपदा प्रबंधन समन एवं प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड, इसको दिया गया है 2025 का, है ना, 2022 में पुरस्कृत किया गया था इसको। ठीक है ना, क्वेश्चन यही था बेसिकली, हाँ इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है बट कोई इशू नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन कटा, आप हिंदी वाला वर्जन देखो, ज्यादा बेहतर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन ये है, इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा वो स्कैन करने में गड़बड़ हो गया। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये 2024 वाला दिया गया था, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। उड़ीसा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण ओएसडीएम 2023 का दिया गया था। और ये जो अंतरराष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र 2025 को दिया गया, इसको नहीं दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये 2022 का नहीं 2021 का है। ठीक है, इसकी स्कैंड कॉपी, या यूं कहें कि टेलीग्राम पे आप हमारे जाएंगे, वहां पे बकायदा आंसर टिक किया हुआ आप अपलोड भी कर दिया गया। आप वीडियो देखें ना देखें, वहां से भी आप अपना आंसर मिला सकते हैं। तो मैंने पहले कहा 70 से ऊपर अगर आप बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि पेपर ठीक ही था, मैं तो ये कहूंगा मॉडरेट तो था, इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट से ऊपर ही था, मॉडरेट से कम तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ वे टू स्ट्रेंथन रीजनल cooperation, which of the following BIMSTEC events was hosted by India the first time of अगस्त 2025, अगस्त 2025? तो इसका था फर्स्ट रीजनल फूड फेस्टिवल जो है इंडिया ने अगस्त 2025 में क्या किया था, ऑर्गेनाइज करवाया था। ये बिम्स्टेक था, बे ऑफ बंगाल, है ना, ओके बिम्स्टेक, ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया है? GANHIRE, गैनरी गानरी, जो आप प्रोनाउंस कर पाए, GANHRI, है ना, इसको ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया। हम लोग आंसर की देने में थोड़ा देर करते हैं जानबूझ के, क्योंकि हमें खेल चाल में फंसने से बचना होगा। आपके लिए, आप पता ही है, टीचिंग एग्जाम के लिए समर्पित संस्था है ये, और अगर हम उसी में गलतियां करते फिरें तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उन बच्चों का क्या जो भरोसा करके आपके एक्सप्लेनेशन को देखा करते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, ये तो करंट अफेयर का पार्ट था, कौमी सितारे हमने पढ़ाया भी था, है ना, गजनफार इकबाल 2025 में आप जो है अगस्त, हाँ अगस्त सितंबर का आप करंट अफेयर देखेंगे, बता दी गई थी, है ना, बाल साहित्य पुरस्कार गजनफार इकबाल, उसमें और भी बहुत सारे जो है वो इंफॉर्मेशन बताई गई थी, बट ये है गजनफार इकबाल, वहाँ का यहाँ का आंसर की करेक्ट बनता है।
आप अपना अपना मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो है जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर्स को कि हमारा कितना बन रहा है। और मैं पहले भी कहा हूँ कि अब मेंस की तैयारी में जुटेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि जितना जिसका रिटन बेस्ट हो जाए वो बेहतर अवस्था में रहेगा, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिडे वुमेन वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2025। तो दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी, करेक्ट है। दिव्या देशमुख फ्रॉम इंडिया ऑन द चैंपियनशिप, ये बात भी ठीक है। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन लातविया, ये पॉइंट गलत है, इनकरेक्ट पूछा था ना, लातविया में नहीं हुआ था, ये लातविया में नहीं हुआ, लातविया में नहीं हुआ था, लातविया में नहीं हुआ था, हाँ लातविया में नहीं हुआ, करेक्ट। आप अपने से मिलाएं, 5% एरर की संभावना मैं पहले बता रहा हूं, आप 95% श्योर हो सकते हैं, 5% इसलिए क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो है कभी कभी आयोग अपने हिसाब से ही मानता है। तो आप आयोग के आंसर की को जस्टिफाई करेंगे, ना कि हमारे और आपके, क्योंकि अंततः तो वही जो है ना, कोई पता है अंततः जो वो कहेगा वही माना जाएगा। तो हमारे आपके मतलब चिल्लाने से सिर्फ ये हो सकता है कि भाई हम आरटीआई डाल सकते हैं, हम जो है आपके लिए जो है आयोग में अपील कर सकते हैं, बट हाँ मोस्टली यही होगा कि आयोग जो कहेगा वो लास्ट बात मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड द हाईएस्ट वुमेन वोटर्स टर्नआउट इन जनरल इलेक्शन। वर्ष 2024 में साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही। तो आंसर क्या था, मिजोरम था, आंसर क्या था, मिजोरम। अब कुछ लोग जो कहने को तो बहुत बड़े चैनल हैं, वो WXY वाले है ना, महाराष्ट्र बता रहे थे, गुजरात बता रहे थे, बट भाई हमारे जो डेटा के अनुसार जितना हमने पढ़ा है वो मिजोरम आंसर है। आप पिछला इलेक्शन का डेटा भी पढ़ सकते हैं कि 2024 में कहां कहां इलेक्शन हुआ था, और उसमें वो स्पेशल बातें जो है आयोग लिख ही देता है, या करंट अफेयर वाले सेक्शन में बताया ही जाता है, तो वहां से आप देख करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंटरेस्टेड विद द मॉनिटरिंग अ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व सौंपा है। प्रबोधन का दायित्व साहब कई जगह ये भी बात आ रही है, और कई जगह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बात आ रहा है। अब हमें और आपको क्या करना चाहिए, हमें और आपको ये करना चाहिए कि साहब ऑफिशियल आंसर की का करना चाहिए इंतजार, बट हमारे अकॉर्डिंग आंसर अभी भी 1 और 3 में से कंफर्मेशन 3 का ज्यादा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, अंततः माना वही जाएगा जो आयोग कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। ये रहा 10 के 10 क्वेश्चन, और अब हम रीजनिंग वाले सेक्शन में आ जाएंगे। रीजनिंग वाला सेक्शन मैंने एग्जाम से एक दिन पहले जो है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, तो मोस्टली वही है, जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट देख करके भी समझे हैं, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था, तो अच्छी बात है, आपके हमारे कॉन्सेप्ट अगर मैच करते हैं तो आपका भला हमारा भला, है ना। चलिए इसका हिंदी वाला सेक्शन पढ़ दिया जाए ताकि बात बनी रहे, बात बनी रहे। कुछ फल लीची हैं, सभी लीची गुलाबी लाल होती है, कुछ फल गुलाबी लाल है, ये निष्कर्ष है, सभी गुलाबी लाल वस्तुएं लीची हैं। ये हमने करके भी बताया था, समझाया था, बट इसका आंसर जो है हम करने वाले हैं, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है ना। कुछ फल गुलाबी लाल है, कॉन्सेप्ट आप पिछला वाला वीडियो देख करके आप समझे होंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप टिक करके बता सकते हैं भैया इसमें से क्या करना है, कैसे करना है, ये जरूर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे, इसका हिंदी वाला सेक्शन ही पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। बोला गया यदि मां को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, कारण या तर्क, शिक्षित माताएं अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा में अधिक रुचि दिखाती हैं। क्या ये बात सच है, ये बात सच है या अन्यथा नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, इसका रीजन ए और आर दोनों सही है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, इसका आंसर क्या है, थर्ड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा वो जरूर कमेंट करें, और इसकी स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी,
और जिन्होंने दिया है उनके लिए आंसर मिलाने के लिए ये मौका है। मिलाइए और अपना कंफर्मेशन जो है बनाइए कि आप मेंस लिख रहे हैं, और मेंस लिखेंगे तो बढ़िया होगा। फिर क्वेश्चन ये है कि 5 मित्र करण, ललित, मैथ्यू, नसीम, उमार को उनके विद्यालय परिणाम मिले। ये भी क्वेश्चन एज इट इज जो है एक लेकर के हमने समझाया था। कब कब कल। जिन्होंने देखा होगा एनालिसिस प्रीवियस वाला, क्योंकि मैंने पीएचडी का पेपर उठाया था, उसमें दोनों पेपर एक साथ जो है करीब 50-60 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवाए थे, और उसमें बता दिया था कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है? उमार है। उमार के हो। अब क्यों है अगर आपको पूछना तो आप जो है मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे, वहां पे हम बता देंगे कि क्यों है कैसे है। फिलहाल हम लोग आंसर की पे ही रखेंगे अपनी बात, आंसर की पे ही अपनी बात रखेंगे। 5 दोस्त हैं, PQRST उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, और पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा QR, दाईं ओर S के बाईं ओर बैठा है, T किसी भी छोर पर नहीं बैठा, पंक्ति के मध्य में। ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर की क्या है? आंसर की क्या है? आंसर की क्या है? R है, R। R। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, श्रृंखला आधारित था, मैंने बताया था। श्रृंखला में आपके कॉन्सेप्ट कहीं से भी आ सकते हैं, ये कोई जस्टिफाई वाली बात नहीं। जैसे इसका क्वेश्चन ये था कि 2, 9, 28, 65 और डैश 217, 344 में बीच वाला आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर यही था साहब कि ये 1 का क्यूब प्लस 1 किया है। फिर क्या किया है? पहला वाला आंसर बन गया। फिर बोला 2 का क्यूब प्लस 1 किया है। उसी तरह ये तीसरा वाला टर्म 3 का क्यूब प्लस 1 किया है। फिर चौथा वाला टर्म ऑब्वियस सी बात है 4 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, है ना? अरे ठीक है क्या? 1, 2, 3। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो ये हो गया 5 का क्यूब प्लस 1, पांचवा वाला टर्म। 5 25 25 25 125 प्लस 1 126। ये आंसर डी वाला सही था। ये हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के तरीके से करा हुआ था और समझा था। 16वें का आंसर बेसिकली आप देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे। जिनको नहीं आता वो बताएं, उनको समझाने का प्रयास करें कि इसका आंसर ZAR ना होकर के ZAS है। ZAS है, ZAS है। मैं एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ, रिकन्फर्मेशन। तब इसका आंसर ZAS ना होकर के ZAR ही है, ZAR ही है, सॉरी, है ना? ZAR ही है इसका। अब क्यों है ये कॉन्सेप्ट आप दो तरीके से समझ सकते हैं, B प्लस डी, और -6 करेंगे तो वो पहुंच जाएगा, फिर -6 करेंगे तो वो पहुंच जाएगा, या प्लस करेंगे तो 2 से क्या हो रहा है, B प्लस डी कर रहे हैं, ये 6 माइनस, ये 6 माइनस, वही कॉन्सेप्ट इधर भी करेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, आंसर की मैच करते हुए चलेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आंसर ही मैच करना है, आंसर ही मैच करना है। एक परिवार में 6 सदस्य, अंजलि, निर्मला, रमेश, सौरभ, सोनिया, विजय। अंजलि के पति का भाई है, निर्मला विजय की माँ, सोनिया सौरभ। ये कॉन्सेप्ट मैंने ब्लड रिलेशन वाला बता दिया था, बना करके एकदम समझा करके कि भाई कैसे करना है। ये जिनका भी पेपर इन्होंने कॉन्सेप्ट फॉलो किया है पूरा, ये कैसे बनता है डायग्राम, और ये डायग्राम का तरीका मैंने जस्ट पीछे बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिता। आंसर क्या हो जाएगा? पिता। अच्छा, आंसर की को बताने में लोग इतना होड़ लगा दे रहे हैं कि चीजों को गलत अन्यथा सही है दोनों जजमेंट ही सोचना छोड़ दे रहे हैं कि भाई देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, इतनी मेहनत से दे रहा है, उसको कुछ गलत सलत बताओ तो क्या ही कर लेगा वो? कर तो लेगा, बट ये है कि वो देखना बंद कर देगा, है ना? कोई सुनिए, ये इनइक्वालिटीज का था, दोनों का कंक्लूजन मिलाएंगे तो इसका आंसर C लेस देन E बनेगा, और इसमें गलत वाला आंसर पूछा, ये सब सही बात है, ये सब सही बात है। गलत जो है C लेस देन E की बात कर रहा है, C लेस देन E की ही बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है क्या? एक क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित दिए गए समूह के बीच संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से दिखाता है। विद्यालय के कर्मचारी, स्नातक लोग और स्नातकोत्तर लोग। ऐसा आंसर आपको समझ जाना चाहिए था भाई। स्नातक होगा तो उसके ऊपर स्नातकोत्तर होगा, स्नातक होगा उसके ऊपर स्नातकोत्तर होगा, यानी यूजी होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा? पीजी हो जाएगा, यूजी हो जाएगा और पीजी हो जाएगा।
इससे क्या आंसर बनता है? और स्नातक और स्नातकोत्तर क्या हो जाएंगे? बेसिकली ये विद्यालय के कर्मचारी हो सकते हैं, दोनों के दोनों लोग। तो इसलिए इसका आंसर नंबर 2 बन सकता है, 2 बन सकता है, या फिर 2 ही है ना? ठीक, पढ़ते हैं आगे। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसे पढ़ देता हूँ हिंदी वाला सेक्शन। आपको नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं, प्रत्येक में कुछ जानकारी है। तय कीजिए कि प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी गोल्डन बूट्स का फुल लाभ कितना प्रतिशत था? तो इससे यही पूछा था कि बेसिकली ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से कौन सा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन 1 एंड 2 में से कौन सा करेक्ट रहेगा, है ना? तो बेसिकली क्या है, इसका ऑप्शन 1 पर्याप्त है या 2 पर्याप्त है? तो हमारे हिसाब से ऑप्शन 2 पर्याप्त है अकेले। आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो। क्या है कैलकुलेशन? अकेला उत्तर देने के लिए 2 ऑप्शन पर्याप्त है, जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। बात सही है। 6500 का वो था और 75 मंगा रहा है, तो 75 इंटू 65 कर देंगे, तो ये अकेला ऑप्शन 2 जस्टिफाई करता है आपके आंसर को। आप अपने आंसर मिलाते जाएंगे और मिला करके ये जरूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना बन रहा है, कितना बन रहा है। अगर आप 70 अब हैं तो आप मेंस की तैयारी करें, निश्चित रूप से करें, है ना? निश्चित रूप से करें। ठीक है, ये भी है। अगर निम्नलिखित प्रतीक परिवार संबंधों ब्लड ब्लड रिलेशन का फिर क्वेश्चन आ गया। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे करना है ये मैंने जस्ट बताया हुआ था प्रीवियस वाले सेक्शन में, कुछ डायग्राम बनाने का तरीका बताया था। तरीका आपको अच्छे से बता दिया गया था और उस दिन समझाया भी गया था। इसलिए इसका आंसर पे हम जस्टिफाई करते हैं, पुत्र का ससुर सन्स फादर इन लॉ। ये इसका आंसर हो रहा है, ये आंसर हो रहा है। 22 है, 22 है। सुबह अपने घर से भारती पूर्व की दिशा की ओर चलना शुरू करती है और 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर 50। आपको ये छोटा तो नहीं दिख रहा है या क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बताएंगे जरूर। 100 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 100 मीटर चलती है, अंत में फिर से दाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मैंने बता दिया था, एकदम अच्छे से समझा दिया था करना कैसे है। तरीका कुछ इस तरीके से ही होगा। डायरेक्शन आप हमेशा सोच विचार के बनाएंगे कि ये ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है कि नॉर्थ में। बहुत लोगों ने किया था और कमेंट भी किया था और मैसेज भी किया था। कई सारे बच्चों के रिव्यू बड़े अच्छे हैं। तो आप क्या है, रीजनिंग वाले सेक्शन में धोखा तो नहीं खाए होंगे 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ करके। जो पूरी उम्मीद है कि 2 या 3 क्वेश्चन के अलावा ही आपको कंफ्यूजन बनी रही होगी। ये भी है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा था कि 8 व्यक्ति, 4 महिला अंजलि, भारती, कश्मीरा, मनप्रीत था, 4 पुरुष अमित, फरयान, जॉर्ज और समीर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी आमने सामने देख रहे हैं। सभी आमने सामने देख रहे हैं मतलब कोई एक ही डायरेक्शन होगा, चाहे वो अंदर की तरफ देख रहे होंगे चाहे बाहर की तरफ देख रहे हो। कहा गया कोई 2 महिलाएं और कोई 2 पुरुष पास पास नहीं बैठे हैं। भारती अमित के बाएं ओर बैठी है, कश्मीरा फरहान जॉर्ज के बीच में बैठी है, अंजलि के आमने सामने है। समीर जो अंजलि और मनप्रीत के बीच बैठा है, फरहान के आमने सामने है। मनप्रीत के बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर बेसिकली ये था, जॉर्ज। क्या था? जॉर्ज। डी फॉर, डी फॉर डबल पिज्जा, है ना? पिज्जा, डी फॉर डबल पिज्जा। ठीक है, ये डी वाला आंसर इसका था। आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। पढ़ते आगे। एक T20 क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। विकेट कीपर के अलावा टीम में 7 अच्छे बल्लेबाज और 6 अच्छे गेंदबाज हैं। टीम, क्या बोला? 7 अच्छे बल्लेबाज हैं टीम में और 6 अच्छे गेंदबाज हैं। टीम में कितने ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज दोनों हैं? इसका आंसर यही था कि विकेट कीपर को निकाल दिया जाए तो बचते हैं 10। 10 में से 7 बल्लेबाज थे, है ना? 7 अच्छे बल्लेबाज, 6 अच्छे गेंदबाज, तो 7 और 6 मिलके 13, 13 में 10 माइनस कर दीजिए तो बच रहा है 3। का आंसर बेसिकली क्या था, है ना? ठीक है, बढ़िया। आते हैं आगे। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। ये आप अपने सीरीज में देख करके मिलाते जाएंगे। क्वेश्चन का जो वो क्या बोलते हैं नंबरिंग होगा वो अलग अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन यही थे, सारे क्वेश्चन यही थे, कुछ एक को छोड़ करके।
कुछ एक को छोड़ करके 4 सेट बने थे, C1 C2 C3 C4। हमारे ख्याल से ये C4 सीरीज है, C4 सीरीज है, ये C4 वाली सीरीज है भाई साहब। आप अपना सीरीज देख करके मिला करके उसमें मिला लीजिए, 4 सीरीज का ये पेपर है ना। देखते हैं आगे। एक छोटी लोहे की जो कील है, एक छोटी लोहे की कील मीठे पानी फ्रेश वाटर में डूब जाती है, जबकि बड़ा लोहे का जहाज समुद्र जल में तैरता है। तो समुद्री जल का घनत्व तो मीठे पानी से अधिक होता है, क्वेश्चन यही था। तो बिल्कुल ये तो साइंस वाला क्वेश्चन आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर का सही कारण नहीं है ना, नहीं है। घनत्व तो नहीं, उसका पृष्ठ तनाव की बात होती है, घनत्व नहीं पृष्ठ तनाव की बात होती है। घनत्व ना होकर के पृष्ठ तनाव की बात है, सही तो है। घनत्व ये बात ठीक है, घनत्व अधिक होता है, लेकिन कारण ये नहीं है। तो ये साहब जो है आंसर बन जाएगा इसका फोर्थ। नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर वाला सेक्शन था, सोनी मैम ने पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से। और वहां पे आपने अगर एक भी मैराथन क्लास उनकी देखी होगी, आपको यहाँ से परेशानी वाला सामना तो नहीं करना पड़ा होगा। टेढ़ा दिख रहा है क्या? बट मैं पढ़ रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ये। एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क का आंसर बनेगा। लोकल एरिया नेटवर्क कितने भी कंप्यूटर आपस में जोड़ने के लिए लोकल एरिया। अब मैं आपसे मिलता जुलता ही क्वेश्चन बता रहा हूं। मैंने वो क्वेश्चन बताया था 20 कंप्यूटरों का, जो हमने करवाया था पेपर जस्ट एक दिन पहले, उसमें 20 कंप्यूटर लिए थे एग्जाम्पल में, वो बताया था लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये तो है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी है, लेकिन ये डिफेंडर जैसा कुछ नहीं था। डिफेंडर तो आजकल गाड़ी होती है ना, डिफेंडर तो आजकल की गाड़ी होती है, डिफेंडर की आजकल की गाड़ी है ना। आते हैं आगे। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स की बात हो रही थी। तो गूगल सीट नहीं है, एप्पल नंबर्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, ये सब ओपन सोर्स नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्सी ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स समझते हैं ना, जिसको कहीं से भी फ्री में डाउनलोड किया जा सके। और बाकी ये सब पेड सॉफ्टवेयर हैं, बाकी ये सब पेड सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर 1, 29 का 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स चैट जीपीटी? अरे चैट जीपीटी बेसिकली ये तो सबने किया ही था, और बताया भी था बच्चों ने कि ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्यूटर के सेक्शन पे खूब धोए हैं। एन एआई पावर ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट, ये बेसिकली चैट जीपीटी का एक एग्जाम्पल है। एआई संचालित वर्चुअल सहायक है ये, ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 31 की बात कर लेते हैं। 31 ये हमने पूरे 120 क्वेश्चन का वो आंसर की देने का प्रयास किया है, ताकि आप अपना मिला करके तुरंत जो है आप तैयारी में लगिए। बेनिफिट तभी मिलेगा। द फाइल एक्सटेंशन डॉक एक्स इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल? तो आंसर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ऐसा आपने टाइप करते हुए मोबाइल में भी देखा ही होगा। 32 है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो साहब इसका आंसर है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये चौथा वाला ऑप्शन सही था। 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है? नहीं ये पूछा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और ये गोपनीयता की बात अस्वीकृत करता है ना, इंटीग्रिटी, नॉन रिपेंडेंट, प्रामाणिकता, तो ये नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर गोपनीयता जैसी बात कुछ नहीं होती है, ठीक है। क्या इसीलिए जाता है ताकि गोपनीय मतलब दिखे कि ऑथेंटिक है।
ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछा था, आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि गीगाबाइट, अरे आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, आप कंफ्यूज मत होना, ये पेपर मैं अपलोड करवा दूंगा, ये तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि आप वहां देखें और फटाफट अपने आंसर शीट में मैच कर जाएं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फुल फॉर्म ऑफ द जीबी, तो ये गीगाबाइट है। फिर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अरे ये प्लॉटर है भाई, प्लॉटर है, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। Which of the following is the correct cloud storage service development by the Google, developed by the Google, तो गूगल ड्राइव है इसका आंसर। गूगल ड्राइव का आप खूब यूज करते होंगे, बहुत सारा चीज जो है आप मोबाइल बदलते होंगे तो देखते होंगे डेटा जस का तस बना हुआ वापस मिल जाता है आपको, गूगल ड्राइव का एक एग्जाम्पल है। गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव है ना, ये सब क्लाउड स्टोरेज के ही तरीके के एग्जाम्पल हैं, क्लाउड स्टोरेज। यूपीएस प्रोवाइड द ऑटोमेटिक बैकअप पावर, तो इसमें पूछा था यू का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल होता है साहब, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल, है ना। ये सब आसानी था। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप बाकी के एक्सटेंशन देख लीजिए, .tif है, PDF है, वेब है, ये सब एग्जांपल अलग अलग है, लेकिन AVI जो है ये वीडियो का एग्जांपल था, वीडियो स्टोर करने के लिए ये उपयोग किया जाता है, AVI, है ना। कुछ लोग वेब में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, वेब बेसिकली म्यूजिक के लिए बताया जाता था, वेब बेसिकली म्यूजिक के लिए बताया जाता था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, अरे ईमेल एड्रेस तो आपने हमेशा पढ़ा होगा xyz@gmail.com या xyz, फिर उसके बाद अपने कंपनी का नाम, रेडिफमेल, फलाना ढिमकाना, जितना भी आप समझ सकते हो, लेकिन इसमें हैशटैग का यूज हुआ, हैशटैग नहीं होना, हैशटैग ये अलग जो है एक्सटेंशन दे देता है इसको, ये सब चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा, हाइफन चलेगा, डॉट चलेगा, लेकिन ये माई नेम हैशटैग country@gmail.com ऐसा ईमेल नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है वैलिड नहीं है, मतलब आंसर वही है। देखिए जैसे कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन सेलेक्ट ऑल के लिए ऑपरेशन किया जाता है, ये सब बच्चे आंसर कर लिए होंगे, आपको पता होगा कि कंट्रोल ए जो है सेलेक्ट ऑल करता है, कंट्रोल ए जो है सेलेक्ट ऑल करता है, कंट्रोल एक्स कट कर लेता है, कंप्लीट कट कर लेता है, बाद में जाके पेस्ट करेगा, कंट्रोल सी कॉपी करता है, कंट्रोल वी पेस्ट करता है, ये सब आपको पता होगा और बहुत अच्छे तरीके से चीज बताई गई हैं, या जिन बच्चों ने लूसेंट भी थोड़ा बहुत देखा होगा उनसे काम हो ही गया होगा, है ना, जो भी आप करते रहते हो जीएस के पर्पज से। टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है, और इनमें जो है जिन लोगों ने एनालिसिस करके अपना पेपर का आंसर दिया होगा वो थोड़ा फायदे में रहे होंगे, पढ़ने के साथ साथ एनालिसिस बड़ा जरूरी था। क्या है आंसर, चिल्ड्रन प्रोसेस एंड इंटरप्रेट न्यू नॉलेज बाय रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस एग्जैक्टली एज द हैपन एंड रिवाइजिंग recording experiences exactly as they happen, है ना, recording experiences exactly as they happen, fitting new experiences into existing knowledge, revising existing understand based on the new input, rejecting experiences that do not fit prior knowledge, and building knowledge through the interaction and reflection। ये क्वेश्चन हमने अच्छे से बताया था कि आप एक बार पढ़िएगा जरूर, और पढ़ने के बाद ही आप एनालिसिस कीजिएगा, तो इसका आंसर बेसिकली बी है, मतलब बी इसमें सही है, बी इसमें सही है, न्यू अनुभव को मौजूदा ज्ञान में संयोजित करते हैं, और साथ साथ क्या बताया था मैंने ये भी बताया था कि नए इनपुट के आधार पर मौजूदा समझ में संशोधन करते हैं, और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि बातचीत और आत्मचिंतन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, बी सी। मैंने सच बोला था कि उसके पिछले दिन कि जहां भी नेगेटिव आंसर क्या हो वेरिएशन में दिखाए, नेगेटिव नकारात्मकता को आपको हटा देना है, तो इसमें आप देख लीजिए अस्वीकार कह रहा है, अनुभव को ठीक उसी तरह दर्ज करते जैसे वो घटित होते, नहीं भाई, अनुभव जिस तरीके से होते हैं आप उसमें हमेशा क्या करते हो,
संशोधन करते हो अपने आप को। अनुभव तो आपको सिखाते हैं ना, कौन से पेपर में हमने कितनी गलतियां करी हैं, बाद में हमें वो चीज नहीं करनी है। तो अनुभव आप एज इट इज नहीं कॉपी करते हो, उसमें आप क्या करते हो, अपने नॉलेज में इन्हांसमेंट करते हो उससे लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक छात्रों की किसी कौशल में दक्ष बनाना चाहता है, निम्नलिखित दृष्टिकोणों में से रचनावादी शिक्षा शास्त्र के अनुसार व्यापक रूप से कौन सुयोजित है। अब इसका आंसर बेसिकली ये था, इसका आंसर बेसिकली ये था, छात्रों को विविधता, फीडबैक और चिंतन के साथ सार्थक अभ्यास के लिए प्रेरित करना। बाकी आप सब देख लो, सब नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। रट कर मूल्यांकन दोहराने, बिल्कुल रटने वाला काम खत्म। ऐसा कार्य देना जो बिना चर्चा या स्पष्टीकरण के कक्षा में कराया गया, बिल्कुल नहीं। एक ही अभ्यास को रोज दोहराने जब तक छात्र उसे कंठस्थ न कर, नहीं भाई, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम ही एनसीएफए में खत्म है। एनईपी 2020 भी कहता है, एनसीएफए 2023 भी कहता है। तो ये दोनों चीज रट्टाफिकेशन को मना करते हैं, तो रट्टाफिकेशन वाली बात गलत है। ठीक है, जिन्होंने हमारे बात पे गौर किया होगा उनके आंसर्स थोड़े से नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो बढ़े ही होंगे। 10 क्वेश्चन आप आउटकम से निकाल लेते जिसमें नेगेटिव नेगेटिव बातों को हटा देना था। एनसीएफएससी 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण मानक अधिक विशिष्ट कथन है जो पाठ्यक्रम विकास और कार्यान्वयन को दिशा देते हैं। अब दिशा देते हैं, इसमें पॉइंट आउट पहले से फिक्स्ड है कि इसमें दिशा देने का मतलब ये है कि आप जो सीखेंगे उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम क्या होगा, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, उसका आउटकम अगर ना है तो पढ़ने का क्या फायदा है ना। हर चीज का एक पर्पज होता है, यहाँ भी एक पर्पज है, तो लर्निंग आउटकम अधिगम परिणाम जो है का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग समझ को बढ़ाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग समझ को बढ़ाता है। तो कैसे समझ को बढ़ाता है कोलैबोरेटिव, आप कोलैबोरेट क्यों करते हैं, सहभागिता बढ़ाकर साझा चिंतन और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए, साझा चिंतन और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए। इसीलिए तो आप दोस्तों के साथ बैठ के कंबाइंड स्टडी करते हो। कंबाइंड स्टडी करना कई बार फायदेमंद होता है और 2-4% घाटे का भी सौदा है ना, बट मोस्टली फायदा ही बात है। कोलैबोरेटिव लर्निंग इजीली करते हैं, अच्छे ग्रुप में आपके लोग होंगे तो आप अच्छा ही पढ़ेंगे। एक विज्ञान का शिक्षक छात्रों को एक संक्षिप्त प्रदर्शन दे सकता है, रंगों की धारणाएं प्रकाश स्रोत की तीव्रता के आधार पर कैसे बदलती हैं, और फिर उन्हें इस संबंध की और जांच करने है ना, और जांच करने के लिए अपना स्वयं का प्रयोग तैयार करने के लिए कह सकता है। यह किस शिक्षण विधा का उदाहरण है, तो यह समस्या आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। पहले आपको एक तरीके का ओवरव्यू दिया कि बोला इस तरीके का सिचुएशन है और आपने प्रॉब्लम जस्टिफाई कर लिया, तो आप उस पर सॉल्यूशन पे भी काम करेंगे। प्रॉब्लम आधारित शिक्षण, प्रॉब्लम आधारित शिक्षण, चौथा ऑप्शन इसका सही है। 45 का आंसर रहा फोर्थ ऑप्शन। 46 कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में निर्देशन की प्रमुख भूमिका क्या है, प्रमुख भूमिका क्या है निर्देशन की। भाई गाइडलाइंस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो आंसर इसका क्या है, गाइड लर्नर्स थ्रू द मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस दैट प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, यानी शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण अनुभव देना जो उनकी समझ को विकसित करे, ये बात बताने की कोशिश होती है 46। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 47 कहता है टेक्स्ट बुक वेंट्रिसिटी इन एजुकेशन इज अबाउट व्हाट, तो ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट बुक। चौथा ऑप्शन इसका क्लियर है, चौथा ऑप्शन इसका क्लियर है, पाठ पुस्तकों पर, सॉरी, पाठ पुस्तकों, टेक्स्ट बुक वेंट्रिसिटी, पाठ पुस्तक वेंट्रिसिटी का क्या तात्पर्य है, पाठ पुस्तक अधिक निर्भरता। हाँ ठीक है, मैं अभी भी 5% अपने आप को एरर मान के चलता हूं, फिलहाल हमने रिसर्च अच्छे से करा है तो कई सारी बातें निकल के आए। वैसे तो इसका आंसर बेसिकली 3 और 4 में से एक बनने की कोशिश हो सकती है, बट वेंट्रिसिटी वर्ड जस्टिफाई करता है अत्यधिक निर्भरता की, इसलिए इसका आंसर चौथा लग रहा है और एक कंफर्मेशन के तौर पे चौथा ही है। तो आप 5% डाउट वाले क्वेश्चन में इसको रख सकते हैं 47। बाकी ऑफिशियल आंसर की जैसा आएगा उसमें जो भी आंसर दिया होगा वो अंतिम रूप से सत्य होगा, अंतिम रूप से सत्य होगा। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन जो है सेल्फ डाउट वाले रखे हैं, उन दोनों क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि उसका ऑफिशियल आंसर की जो माना जाएगा वही अंतिम रूप से सत्य होगा, बट मोस्टली जो बताया जा रहा है उनके ऊपर रिसर्च पूरी है।
सम्मानजनक और समावेशी कक्षा निर्माण का मूल सिद्धांत है। तो विभिन्न पृष्ठभूमियों के बावजूद समान अवसर देना, देखभाल, सहानुभूति और क्षमता को बढ़ावा देना, ये इसका आंसर बन रहा है। इसका आंसर बन रहा है 48 का आंसर नंबर 1 बनेगा। ठीक है, 49 देख लीजिए। निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट परिवेश में वैचारिक समझ को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण होगा? दृष्टिकोण सही है। तो श्यामपट से नोट लिखवाना, साप्ताहिक मानक प्रश्न, नेगेटिव आंसर हटाइए, आपका आंसर मिलने का दोहराकृत साप्ताहिक मानक नोट्स लिखवाना नहीं, ये सब गलत बात है। वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के साथ साथ अन्वेषण आधारित यानी रिसर्च आधारित शिक्षा, ये आपके काम का आंसर है। 49 का जो आंसर है 4 नंबर है ना। चौथा बोला गया 50, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, आपको खूब बताया गया है मनोज सर के द्वारा। और एक मैराथन बहुत जल्द जो है आने वाली है, उसमें भी आपको पूरी थ्योरी सुपर टेट के लिए पूरी तरीके से अच्छा तरीके से एक मैराथन वीडियो करवाया जाएगा बहुत जल्दी। उसमें आपका विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आंसर्स रहने वाला है, तो आप फायदे में रहेंगे उसको देखने के बाद। और जिन लोगों का टेट है, सी टेट है, उसमें भी काम आने वाला है। सी टेट वालों के लोगों के लिए खासकर बेनिफिशियल है, अपर जूनियर दोनों के लिए। A major criticism of the Piaget's theory of the cognitive development is that he overlooked the influence of social and cultural environments. He believed cognition in function of the both social and cultural forces. He overemphasized the role of the language and the environment in cognition, and he did not recognize the stage of development. ये सब बातें में जीन पियाजे जी ने क्या नहीं कहा था? तो उन्होंने कहा था, देखो भैया, उन्होंने सामाजिक, जब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है, उनकी आलोचना जो की जाती है, बोला जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। ये बाकी सब बातें कहते हैं, उन्होंने मानते हैं कि संज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों शक्तियों का कार्य है। संज्ञान में भाषा की भूमिका, पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जाता है, विकास के चरणों को नहीं पहचान, नहीं, ये गलत बातें, ये सब करते हैं ये, बट ये ऑप्शन नहीं करते। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रभाव को नजरअंदाज किया। ये इनका क्या है तरीके से कटाक्ष है, कंप्लेंट है और आलोचना है। 51 कहता है एक समावेशी कक्षा के मुख्य पहलू हैं। एक समावेशी कक्षा के मुख्य पहलू हैं। क्या मुख्य पहलू भाई? सांस्कृतिक विविधता और विद्यार्थियों के मुद्दों का सम्मान, सभी विद्यार्थियों को एक जैसा निर्देशन प्रदान करना। अगर सभी विद्यार्थियों को एक जैसा निर्देशन प्रदान कर देंगे तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, कोई बहुत तीव्र बुद्धि का होता है, कोई मीडियम बुद्धि का होता है ना। हाँ भाई, पढ़ा होगा, बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है आपने इसके ऊपर, है ना, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत भी पढ़ा है। तो सबको एक जैसा तो नहीं देख सकते, उसमें कुछ अपर डिपर करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है? 4th है, ए, सी एंड डी ऑप्शन सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, ये गलत है। सभी विद्यार्थियों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ठीक है। 52 कहता है NCFSC 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पहलू स्कूल प्रक्रियाओं के पाठ्यक्रम संबंधित श्रेणी का हिस्सा है? पाठ्यक्रम श्रेणी का हिस्सा, सॉरी, अब यही मैंने आपको उस दिन बोला था, आपको अंतिम वाले कोने पर नहीं है लिखा हुआ मिलता है और आप वहां तक पढ़ के खत्म कर लेते हो, तो उसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस 1-2 हो बन ही जाते हैं। इसलिए आपको नहीं वाली बात पे ध्यान दिलवाया था मैंने। परसों मैंने जो मैराथन करवाई थी उसमें नहीं वाली बात पे ध्यान दिलवाया था मैंने, बोला था नहीं है तो इस पे शिक्षक व्यावसायिक विकास, इस पे बात बनी थी, ये इसका ऑप्शन नहीं है। और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसको छोड़ के बाकी सब पे ध्यान रहता है NCFSC 2023 का। ठीक है। क्वेश्चन ये है 53 नंबर का। 53 नंबर ये कहता है साहब, में से कौन सा वह मार्ग नहीं है जो शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक NPST 2023 में वर्णित व्यावसायिक डोमेन क्षमता के विकास और वृद्धि की ओर ले जाता है? तो बोला गया था खुलासा यानी एक्सपोजर, अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, सतत व्यावसायिक विकास, अनुभव, प्रोत्साहन। इसका आंसर प्रोत्साहन की तरफ ले जाना है। अच्छा, ये नहीं है,
मार्ग नहीं है के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक पीएसटी बनाया गया था। तो इसका आंसर ये है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव। आते हैं आगे, आते हैं आगे, ठीक है। क्या बोला? द पंचकोशा फ्रेमवर्क चैलेंज द डाइकोटमी इन द ट्रेडिशनल एजुकेशनल पैराडाइम्स बाय focusing solely on ancient practices in modern curricula, offering a body mind spirit continuous in holistic growth, rejecting science in favor of spiritual goals, educating physical education with the emotional intelligence। ये सब क्वेश्चन का एक लेवल था। बस ये बताया गया था भैया देखो, शरीर मन आत्मा की निरंतरता के माध्यम से समग्र विकास की पेशकश करके ही हो सकता है। जो पंचकोश ढांचा पारंपरिक शिक्षक प्रतिमानों में द्विभाजन की चुनौती देता है वो यही है। तो ऑप्शन यही सही है, यानी नंबर 2, नंबर 2, ठीक है, बढ़िया। 55 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा है, सत्य पूछा है, इस पे आप ध्यान दीजिएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, 55 क्वेश्चन ध्यान देंगे। हमारे पास पेपर पूरा सीरीज पड़ी हुई है, मैंने उसी से पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ है। अभी हमारे पास पेपर ही बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता किसी विशेष गतिविधि के क्षेत्र में विशेष योग्यताओं को संदर्भित करती है। कथन दूसरा है, रुचि किसी विशेष गतिविधि के लिए प्राथमिकता है। तो हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ये मैंने बता दिया, ठीक है, बढ़िया। 56 नंबर पे ध्यान देते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिगमंड फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत को आपने खूब पढ़ा है और अच्छे से हम लोग यूट्यूब चैनल पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब सारे सारे थ्योरी, गार्डनर हो गया, टर्मन हो गया, बिने हो गया, है ना, पियाजे हो गया, जितने भी हैं ये साइकोलॉजिस्ट, इनके बारे में पूरा पूरा थ्योरी और एनालिसिस के साथ करवाया गया है और कई बार करवाया गया है, 1-2 बार नहीं। बाकी आप पेड क्लासेस में तो आते ही हैं, वहाँ पे भी आपको बताया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड की बात समझ लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं और आपको बताते हैं भैया देखो, सिगमंड फ्रॉइड के संदर्भ में लिखने में कौन सा कथन सत्य है? मनोविज्ञान की एक प्रणाली या विचारधारा के रूप में मनोविश्लेषण उन्हीं के दिमाग की उपज थी। उन्होंने मानस की संरचना को समझने के लिए इड, ईगो और सुपर ईगो का प्रयत्न किया था। बिल्कुल सही बात है, ए, बी एंड डी ऑप्शन सही है। सी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है। ये पहले ही नेगेटिव वाला बात करता है, सहज वृत्ति की भूमिका में विश्वास नहीं करता। करता है यार, करता है तभी तो ये बात बताता है ना, तभी तो बात बताता है कि नहीं देखो, इड, ईगो, सुपर ईगो जैसी बात होती ही है, होती ही है। आते हैं आगे, आते हैं आगे। क्या बोला, क्या बोला? एक क्वेश्चन ये है, आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा पेपर इसी तरह स्कैन मिला हुआ, अब क्या किया जाए? इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स प्राइमरी रोल इज टू व्हाट? तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके अधिगम को सुगम बनाना, ये आप पढ़ के भी समझ सकते थे। इसका आंसर ए ही सही है। आप किसी क्लास में निर्माणवादी कक्षा में हैं तो शिक्षक की भूमिका बेसिकली थोड़ी ना हो कि रट्टाफिकेशन हो या फिर बच्चे को सिलेबस रटवा दिया जाए, उसको उठा के बिठा दिया, है ना। बच्चे को तभी मजा आएगा जब वो क्लास में खुद से क्वेश्चन पूछे और उसका एनालिसिस पावर बढ़े। तो निर्माणवादी कक्षा वही है जिसमें टीचर का रोल है बच्चे को प्रोत्साहन देना। क्या बोला? बोला ये वह ज्ञान जो व्यक्तिगत अनुभव जैसे रंगों को देखने से प्राप्त होता है। अब रंगों को देख करके कैसे प्राप्त हो सकता है? रंगों को देख करके ऐसे प्राप्त हो सकता है क्योंकि उसका जो एक्सपेरिमेंशियल है, या यूं कहते हैं एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक या अनुभवजन्य। ये अनुभवजन्य तभी बात बनेगी जब वो देख करके समझेगा कि इसका कलर कैसा है या इसका क्या इम्पैक्ट है, ये कितना तरंग दैर्ध्य है इसका, ये सब इसका आंसर ए वाला बनता है। इसका आंसर ए वाला बनता है 58 का 1। एज पर NCFSC 2023, ये जो नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क है ना, इससे खूब बढ़िया पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, खूब बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ढेर सारे पूछे गए, ये भी एक बात है।
तो NCFSC 2023 के अनुसार गृह कार्य किस लिए होता है भैया? तो गृह कार्य इसलिए होता है कि वह स्कूल में किए गए कार्यों का एक समेकन कर ले, है ना। एज अ कंसोलिडेशन ऑफ वर्क डन इन स्कूल, जो भी स्कूल में काम करेगा उसका एक कंक्लूजन फॉर्म में उसको होमवर्क मिलता है ताकि वो जाके घर से करके आए और वो फायदे में रहे हमेशा। 60 नंबर क्या कहता है भैया? लंबा है तो मैं ऐसे पढ़ देता हूँ हिंदी वाला सेक्शन। शिक्षार्थी स्तनपाइयों पर एक पाठ पढ़ाते हैं, स्तनपाइयों पर एक पाठ पढ़ाते हैं। विभिन्न स्थानों पर स्तनपाइयों के जीवन पर एक वीडियो देखते हैं और ऐसी घटनाओं या गतिविधियों में स्तनपाइयों का जमीन या पानी पर समूह में घूमना, चरना, शिकार पर हमला करना, बच्चे पैदा करना, खतरे के समय एक साथ झुंड में रहना संबंधित घटनाएं शामिल है। काय लिए शामिल है भैया? इसलिए शामिल है, इसका सेक्शन बनता है ए का 1। आप क्यों करते हैं? तो शिक्षार्थी भूमि या जल आदि पर रहने वाले स्तनपाइयों संबंधी अपनी परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका व्याख्या निर्माण करता है वो। आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, सही बात बताऊं तो। हिंदी वाले वर्जन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, लर्नर्स एनालाइज एंड जनरेट एविडेंस टू वेरीफाई देयर हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द मैमल्स लिविंग ऑन द लैंड और वाटर इज। तो इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन होता है भाई। कोई भी जानवर हो, इवन इंसान भी एक क्या है, सोशल ह्यूमन बीइंग ही तो है ना। हम लोग बस क्या है, सामाजिक जानवर हैं। बाकी जो अपने अलग जानवर है वो भी तो बताते होंगे ना कि देखो बेटा इस वाले जानवर के पास मत जाना, अन्यथा ये चबा जाएगा, पानी में खींच लेगा, है ना। लर्नर्स मेक नोट्स ऑन द की ऑफ इवेंट्स, बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स। तो ऑब्जर्वेशन करता है ये। लर्नर्स रिलेट देयर एनालिसिस टू द टेक्स्ट, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करता है। लर्नर्स फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ वर्क ऑन द लर्निंग टास्क, ये बेसिकली कोलैबोरेशन करता है ना। अब इससे डी वाले का आंसर तो कोलैबोरेशन साफ साफ नजर आ रहा है कि कोलैबोरेशन क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसके टास्क को वो दिखा रहा है। पॉइंट ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? ये चौथा नहीं, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन यहाँ का करेक्ट है। और डी का 4 जिसको पता हुआ इसे दिख रहा है कि आंसर इसका थर्ड वाला ही बन रहा है, थर्ड वाला ही बन रहा है, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा। नाउ नाउ 60 क्वेश्चन हो गए और ये 61 का आंसर क्या है? ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये क्वेश्चन बढ़िया था, इस पे जरा ध्यान दे लेते हैं। ध्यान ये देने वाली बात है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 5 स्टेप्स इन द पंचपदी। अब ये जो पंचपद है क्या है? अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार। प्रसार सबसे अंतिम में है तो 2 ऑप्शन में है, 1 और 2 में से आंसर करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आप क्या देखोगे पहले? अदिति। अदिति का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, या इंग्लिश वाला सेक्शन आप देख लो, इंग्लिश वाला सेक्शन देख लो। अदिति का मतलब क्या है? अदिति का मतलब, अच्छा अदिति को इंग्लिश में भी अदिति ही लिखा है। अदिति का मतलब होता है नई जिज्ञासा। आपने कुछ देखा, समझा और आपके अंदर जिज्ञासा फैल गई कि हमने अगर इसको ऐसे किया होता तो हमारे क्वेश्चन के नंबर और ज्यादा बढ़ गए होते, और हम अगर क्वेश्चन के नंबर बढ़ा लिए होते तो हमारे सिलेक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती। तो अदिति एक तरीके की नई जिज्ञासा को कहते हैं। फिर आता दूसरा वर्ड बोध। बोध का मतलब होता है संकल्पना, अपने आप को इमेजिनेशनरी पावर में लाना और उससे रिलेटेड समझ विकसित करना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो, है ना। अरे भाई, अगर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जो भी है बना तो राइट ब्रदर्स ने कुछ सोचा तो होगा पहले, तो पहले सोचा होगा। तो एक नई जिज्ञासा है, क्या मनुष्य भी उड़ सकता है क्या आकाश में? तो मनुष्य उड़ सकता है, तो अदिति हो गई। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी संकल्पना आधारित की कि अगर मनुष्य उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा? मशीन से उड़ेगा, उसके हाथ में ही पंख लगा दिया जाए। तो उन्होंने बोध किया तो अपनी समझ को विकसित करना उस तरह से शुरू किया, और विकसित करना शुरू किया तो उन्होंने अपने कौशल को सुदृढ़ किया, अभ्यास किया कि अगर थोड़ा ऐसे करें तो, है ना, आप अलग लेवल पहुंच सकते हैं। फिर जब उन्होंने अभ्यास करते गए तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन होता गया तो प्रयोग उनके और अच्छे होते गए, और जब प्रयोग सफल हो गया तो आज सब लोग उड़ रहे हैं, और सब लोग उड़ रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं ना, उस टेक्नोलॉजी का प्रसार ही तो हो रहा है। बात यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ आंसर के हिसाब से अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, यही इसका आंसर है 61 का। 62 की बात कर लेते हैं, 62 की बात कर लेते हैं। 62 क्या कहता है साहब? एक शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की समीक्षा करने के उपरांत उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विधियों का चयन करता है। यह शिक्षण योजनाओं के किन घटकों को दर्शाता है? तो यह शिक्षण योजनाओं के किन घटकों को दर्शाता है कि यह छात्र की समझ पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय विकल्प है,
और विषय वस्तु और शिक्षण अधिगम संसाधनों का चयन करने के बाद जो जस्टिफिकेशन होता है, इसका आंसर सी है, सी एंड डी। गृह कार्य या मूल्यांकन रणनीतियां, इससे उसको कोई बहुत विशेष देना नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जो पेडागोजी है उसको सिर्फ रटा नहीं होगा, बात बनी होगी, एनालिसिस बढ़ाया होगा पेपर में, उनकी बात बनी होगी, क्योंकि एनालिटिकल पेपर तो था, हम तो ये कहेंगे। अगर आपने एनालिसिस कर करके किया होगा तो आपको बहुत फायदा मिला होगा। चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है, अभिकथन हुआ बुद्धि को प्रसंस्करण क्रियाओं को विशिष्ट समूहों के रूप में परिभाषित करता है, जो व्यक्तियों को समस्याएं को हल करने, उत्पाद बनाने और सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में नए ज्ञान की खोज करने की अनुमति देते हैं। तो उनके बहुबुद्धि सिद्धांत, अभिकथन 2 है, उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनका मानना था प्रत्येक बुद्धि का एक विशिष्ट जैविक आधार, विकास एक विशिष्ट क्रम, अलग अलग विशेषज्ञ या अंतिम अवस्था प्रदर्शन होता है। तो हाँ बिल्कुल ये दोनों बातें सही सही हैं, ये दोनों बातें सही सही हैं। तो अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दोनों के दोनों ठीक हैं। अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दोनों सही है। 64 नंबर की बात कर लेते हैं, 64 नंबर की बात कर लेते हैं। 64 कहता है बच्चों के अधिगम में भावनाओं की क्या भूमिका होती है। बच्चों के अधिगम में भावनाओं की भूमिका ऐसे होती है कि बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, भावनाएं ध्यान और स्मृति को बढ़ाती हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को लगता है ना कि हमारी जो स्मृति है या हमारी जो भावनाएं उससे रिलेट करती हैं। अब नकारात्मक भावनाएं, जैसे बात आ गई नकारात्मकता की, इसको हटा दो। सकारात्मक भावनाएं अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है, भावनाएं और अधिगम असंबंधित होते हैं। बेसिकली ये दोनों बात, अच्छा भावनाएं और अधिगम दोनों असंबंधित है, ये आपको नहीं लगता ए का अपोजिट बात लिखा हुआ है ये, तो आपको डी काट देना चाहिए। सकारात्मक संबंध सकारात्मक भावनाओं को पोषित करती है, बिल्कुल सही बात है। ACE यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर करेक्ट था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर करेक्ट था। ठीक है, बढ़िया। 65 नंबर की बात कर लेते हैं। 65 नंबर ये कहता है प्रमाण शास्त्रों में परिस्थितिजन्य निहितार्थ के माध्यम से जानने के अनुमान को किसके रूप में जाना जाता है। द इन्फ्रेंस ऑफ नोइंग थ्रू सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन इन द प्रमाण शास्त्र इज नोन एज। अर्थपति एक वर्ड है, ये सही बात है। अर्थपति, अर्थपति क्या होता है। अर्थपति का मतलब ही ये होता है कि जब किसी तथ्य को सीधे प्रमाण से नहीं बल्कि परिस्थितियों से निष्कर्ष निकाल कर बताया जाता है, वही क्या है, अर्थपति है। अर्थपति है, अर्थपति, नॉट अर्थपति, अर्थपति। अर्थपति बेसिकली यही है। अब ये कहेंगे अर्थपति का कोई एग्जांपल देके बताइए, तो अर्थपति का एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए देवदत्त ने दिन में नहीं, मतलब देवदत्त दिन में नहीं खाता है लेकिन फिर भी वो मोटा है, ये स्टेटमेंट हो गया। अभी आपको अर्थपति बड़ी आसान बात समझ में आ जाएगी। क्या बोला, जैसे देवदत्त दिन में नहीं खाता है लेकिन वो फिर भी मोटा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मोटा ऐसे तो होगा नहीं, मोटा तो ऐसे होगा नहीं, वो कम से कम कुछ नहीं तो रात में खाता होगा। कंक्लूजन तो यही है। अगर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि देवदत्त दिन में ना खाकर रात में खा रहा है तब वो मोटा है, तो यही क्या, अर्थपति है, अर्थपति है। ठीक है, अर्थपति। अच्छा क्वेश्चन था, क्या बोला गया साहब। हाँ, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSC 2023 के अनुसार अंतर विषयक और व्यवसायिक क्षेत्रों में विषयों की पेशकश मुख्य रूप से कैसे निर्धारित की जानी चाहिए। अब ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू द इंटर स्पेसिफिक वर्क डोमेन्स और प्रैक्टिसेस, ये बात जस्टिफाई करता है इस वाले आंसर को। यानी ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारिक प्रासंगिकता और विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में प्रवेश की संभावना के आधार पे ही इसका जस्टिफिकेशन होता है NCFSE 2023 के अनुसार। NCFSE 2023 किस पे फोकस करता है, पहली बात तो ये कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी पे बात करता है, एम्प्लॉयबिलिटी पे बात करता है, वर्क डोमेन रेडिंगनेस की बात करता है, वर्क डोमेन रेडिंग की बात करता है। आप पढ़ोगे उसका कंक्लूजन कुछ ना निकले तो फायदा नहीं है पढ़ने का। आप पढ़ के सीखने के लिए पढ़ते हो, जब आपका आउटकम कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों पढ़ रहे हो। घर वाले भी तो यही कहते हैं, इतने दिन से तो एग्जाम दे रहे हो, निकल कुछ नहीं रहा तो क्या फायदा पढ़ने का, मत करो ना इलाहाबाद में तैयारी, मत करो ना दिल्ली में तैयारी, यही तो बोलते हैं पटना वाले भाई। हाँ ठीक है, पटना में भी। किसी शिक्षार्थी की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अब बेसिकली अवधारणात्मक या अवधारणात्मक
क्या बोला जाता है भैया? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात अगर हम करें तो यह बेसिकली अवधारणा हमें किसी बात को जोड़ना अथवा पूर्व ज्ञान पर विचार करने की बात को बताता है। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रायर नॉलेज। हमारी अवधारणा तभी बनती है जब हम पीछे की नॉलेज को क्या करें, उससे रिलेट करें। हमारी अवधारणा क्यों बनती है? हम किसी चीज को कॉन्सेप्ट इसलिए बनाते हैं कि भैया वो हमारे कैसे परिणाम में रहा है। तो जोड़ना और पूर्व ज्ञान पर विचार करना, यही बात करता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया भैया? ये क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शिक्षा शास्त्र के गैर पराक्रम्य सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनएसएफएससी 2023 निम्नलिखित कक्षा के नियोजन को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर बेसिकली यही है। अच्छा, गैर पराक्रम्य सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अब उल्लंघन करता है मतलब समझ रहे हैं ना, नेगेटिव आंसर पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर नहीं पूछ रहा है, नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। और नेगेटिव आंसर बेसिकली यही है ना, दंड और भय कक्षा में सीखने को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसका आंसर बेसिकली पनिशमेंट एंड फियर हेल्प्स टू इंप्रूव लर्निंग इन द क्लासरूम। ये उल्लंघन करता है। अगर आप किसी को दंडात्मक तरीके से पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। इसका आंसर क्या है? 3 है, तीसरा वाला। हमें भी ये पेपर कहीं से मिला ही है, तो हमने जिनका लिया है भाई उन्होंने इस पर बड़े रंगारंग कार्यक्रम किए, तो आप समझ सकते हो उसमें से आपको आंसर बताया जा रहा है जो सही। ठीक है, क्या बोला गया? शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा शास्त्र के संबंध में इट रेफर्स टू द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यही बात सत्य संदर्भित करता है। यह शिक्षण की कला और विज्ञान को संदर्भित करता है। और 69 का 3 आंसर करेक्ट है। 69 का 3 आंसर करेक्ट है। 70 की बात कर लेते हैं। 70 कहता है, दुनिया भर के शोधों ने हमें बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में कई विचार दिए हैं जिनका शिक्षण पर व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका कथन जो है चौथा सही है। चौथा कह रहा है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन द एसोसिएशन एंड कनेक्शन दैट चिल्ड्रन मेक। सीखना बच्चों द्वारा बनाए गए संबंधों और संगति पर आधारित होता है। सीखना बच्चों द्वारा बनाए गए संबंधों पर आधारित होता है, संगति पर आधारित होता है। ये 70 का आंसर 4 है। 71 की बात करते हैं, जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है, प्रायोगिक क्रियाकलाप है, इससे बात कर लेते हैं। ये भी एक आंसर ठीक था, मतलब क्वेश्चन अच्छा लेवल था, क्वेश्चन अच्छा लेवल था, जरा समझिए क्या बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द डेवलपिंग एग्जाम्पलर बेस्ड ऑन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज? ऑप्शन क्या है? द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन आर द इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग एक्टिविटीज and developing tasks and activities for exemplars is a single step task. It is necessary that all lessons will lead to the same activity and the language skills are developed not in isolation but holistically for developing concepts and language of the learners. अब आपको ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मिला करके पढ़ते तो बात बन जाती। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको जरा समझिए कि ये किसकी बात कर रहा है। पाठ के अधिगम उद्देश्य गतिविधियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सच बात है, जो हम पाठ पढ़ेंगे उससे हमारा अधिगम क्या निकल के आएगा, परिणाम क्या निकल के आएगा, लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आए। तो ये बात हो गई। ये कह रहा है उदाहरणों के लिए कार्य और गतिविधियां विकसित करना एकल चरणी। एकल चरणी तो हो ही नहीं सकता। एकल चरणी कैसे होगा? अगर एकल चरणी होगा तो बात तो निकल जाएगी आगे, तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा। यह आवश्यक है कि सभी पाठों में एक समान गति? बिल्कुल नहीं, हर एक पाठ अपना स्पेसिफिकेशन रखता है, तो सीवी गलत। भाषा कौशलों का विकास निर्वात में न होकर समग्र रूप से होता है ताकि शिक्षार्थी को धारणाओं में भाषा का विकास हो। बिल्कुल ये बात सही है, ए और डी दोनों सही है, यानी ओनली ए एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या आप समझ गए होंगे? बढ़िया, ठीक है, क्या दिक्कत है कोई? 71 का आंसर 1। 72 की बात कर लेते हैं। 72 की बात कर लेते हैं। 72 ये कहता है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए 10 दिनों का बैग रहित अवधि शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब एनईपी 2020 को पूछा जा रहा है। एनईपी 2020 मैंने पहले जब अभी अंतिम दिन हमने मैराथन लिया था तो उसे पूरा एनालिसिस कर दिया था एक साथ ही, एक साथ ही। अब एक साथ करने का मतलब ये है कि आपको एनईपी वहीं बता दिया गया था। तो एनईपी 2020 फोकस किस पे करता है? पहली बात तो वोकेशनल
एक्सपेरिमेंट्स मतलब एक्सपीरियंस पे बात करता है। फिर क्या करता है, एक्सपीरियंशियल क्लैरिटी की बात करता है ना, क्लैरिटी की बात करता है, और लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करता है ताकि उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सके। तो आंसर इसका क्या है, प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द वोकेशनल क्राफ्ट्स एंड कनेक्ट विद द लोकल। उस दिन नहीं जाते हैं तो क्या सीखते हैं, व्यवसायिक शिल्पों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना और स्थानीय विशेषज्ञों से जोड़ना। यही नो बैग डे का मेन रीजन था। नो बैग डे का मेन रीजन यही था, बच्चे अनुभव से अपना क्या करें, विशेषज्ञों से मिलें और वहां की देखिए और समझे। आते हैं आगे 73। आप अपने आंसर को मैच करके कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे इतने बन रहे हैं और कितना लेवल पे बन रहा है। तो उससे फायदा ये होगा कि हम सब जो है मिल करके एक मेंस का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिटन मोड में विद टेस्ट सीरीज करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी बेनिफिट हो। और आपका बेनिफिट मतलब हमने कहा आप भला तो जग भला होना हमारा तो होगा ही। देखिए निम्नलिखित में से कौन क्रोध प्रबंधन में मदद करता है, एंगर मैनेजमेंट की बात करता है, एंगर मैनेजमेंट। और एंगर मैनेजमेंट अपने विचारों की शक्ति को पहचानना एंगर मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है, एंगर मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है भैया, दो है, दो। 74 की बात कर लेते हैं। 74 कहता है, 74 कहता है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट इंक्लूजन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में ऐसा क्या करते हैं, क्लासरूम में ये करते हैं जो हमारा डाइवर्सिटी है ना को हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें। आप ये पेपर यमारस का कर रहे हो और यमारस आपको पता है ना एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात हो रही है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बेसिकली किनको समर्पित है, हमारे एसटीज के लिए समर्पित है। एसटीज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो बच्चे जो कि अपने आप में क्या है, अपने यूनिक डाइवर्सिफिकेशन को लिए हुए हैं। वो आएंगे अपनी नई नई बातें बताएंगे। यानी मोस्टली ये माना जाता है कि उनके जो सोसाइटी है वो जंगलों से रिलेट होती है, तो जंगल के भी अपने बहुत सारे नियम होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो, तो आप उसको क्या करें, रिस्पेक्ट ही तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है उसको भगा देंगे। विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 74 का 74 हो गया, 74 का 4। 75 की बात कर लेते हैं। 75 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण शिक्षक या शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र समझाने के लिए बता सकती है या ले जा सकती है। अब ले सकती है इसका मतलब है कि जो कृत्रिम होगा उसी की बात हो रही थी। इसको क्वेश्चन को अगर आप देखें कृत्रिम रूप से कौन सा है, तो साहब जो है बगीचा हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, यही होगा क्या, है ना। पॉन्ड्स नेचुरल भी होते हैं, फॉरेस्ट तो नेचुरल होते ही हैं, पॉन्ड्स मैन मेड नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े तालाब है जो नेचुरली हैं। जैसे अगर आप बाबा जी की नगरी में गए होंगे गोरखपुर, तो एक रामगढ़ तालाब है, बहुत बड़ा सा है, क्या वो मैन मेड है, नहीं, है ना, नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन ये गार्डन और एक्वेरियम ये दोनों चीज मतलब वो है कृत्रिम है। तो इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, आंसर क्या होगा, 2 एंड डी इसका आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है। 76 देख लेते हैं। 76 76 ये कहता है, 76 ये कहता है, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा पाठ्य चर्चा में आवश्यक विषयों, कौशलों और क्षमताओं को शामिल करने के दृष्टिकोण को, है ना, वर्तमान कौन सा विकल्प करता है, वर्णन कौन सा विकल्प करता है। तो बेसिकली ये मल्टी डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल अप्रोच इंक्लूड करता है जो कि कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लाइफ स्किल को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इसका आंसर 4 है भाई, 4 है, 4th नंबर। एक बहुविषयक और लचीला दृष्टिकोण जिसमें समकालीन विश्व, पारंपरिक ज्ञान और जीवन कौशल में शामिल है। बात अगर आपको ठीक लगी तो 76 का आंसर कौन सा हो गया, 4th हो गया, 76 का 4, 76 का 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। ये तो बढ़िया था, कंप्यूटर से रिलेटेड मान सकते हैं इसको, बट हाँ कुछ बेसिक बात है इसमें, तो पूछ लिया इसने। विच प्लेटफॉर्म इज मेंशन्ड
विच प्लेटफॉर्म इज मेंशन फॉर द होस्टिंग वर्चुअल लैब्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आभासी प्रयोगशालाओं को होस्ट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया गया है? तो यूट्यूब, जूम, गूगल, ये सब नहीं है, स्वयं है भाई, स्वयं है। स्वयं चैनल है ना, आप देखोगे यूट्यूब पे भी डालो, चाहे गूगल पे इसका एक एप्लीकेशन भी है, और जितने भी टीवी चैनल्स हैं उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ये सब दिखाया जाता है, समझाया जाता है, स्वयं गवर्नमेंट की चैनल्स हैं, उस पर आपको पढ़ने के लिए भी सबके कंटेंट फ्री रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्चा, सहपाठचर्या और व्यवसायिक विषयों के बीच कठोर विभाजन हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य यही है, विद्यार्थियों को उनके रुचियों और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार समग्र शैक्षणिक मार्ग की रूपरेखा तैयार कर देना, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक लक्ष्य बना हुआ है। 78 का आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा, 1। 79 की बात कर लेते हैं। 79 क्या कहता है? 79 ये कहता है साहब, 79 ये कहता है, according to the NEP 2020 which is the sustainable development goal, SDG aims to ensure the inclusive, equitable, quality education and the promote lifelong learning opportunity for all by 2030। 2030 तक एसडीजी गोल जो है, मैंने एक शॉर्टकट्स बना करके शॉर्ट्स में डाले, अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो भाई दोबारा डाल दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, है ना। एसडीजी आपको लर्न कर लेना चाहिए कुल गोल्स के बारे में, है ना, जितने भी हैं 12 गोल्स, 12-15 जितने भी हैं भाई। एसडीजी का चौथा गोल जो है क्वालिटी एजुकेशन को रिप्रेजेंट है। पहला क्या है? नो पॉवर्टी का है। दूसरा क्या है? जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। तीसरा कहता है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, असमानता को रिड्यूस करना। और चौथा क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात। उसके बाद व्यापार है, उसके बाद जो है ना, कार्यस्थल पे जो है बराबरी का, समानता का, पेमेंट के लिए समान वेतन, फिर है ना, स्वास्थ्य है, ये सब आगे में है ना। तो चौथा वाला इसका आंसर करेक्ट है, एसडीजी 4। 80 का जरा देख लेते हैं। 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक संक्रियाएं समस्या की प्रकृति से संबंधित है, एक नाटक के आयोजन में उपयुक्त की जानी चाहिए? विषय की पहचान, अभिनेताओं अभिनेत्रियों के चयन, धन की व्यवस्था आदि शामिल है। ये 4 ऑप्शन है। इसको बोल रहा है कि भैया इसको सीरीज में लगाओ, तो बोला जाएगा रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, यानी कि रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं का प्रतिनिधित्व जो है करना। ये बात बताता है कि आपको है ना, समस्याओं को प्रतिनिधित्व करना। क्या बोला था? बोला ये था नाटक का आयोजन में उपयुक्त, विषय की पहचान, अभिनेता अभिनेत्रियों का चयन, धन की व्यवस्था, ये सब समस्याओं का प्रतिनिधित्व है, और उसी को समस्याओं को पहचान करके बताया जाए। चौथा ऑप्शन सही है। 81 क्या कहता है? शिक्षार्थी और भाषा अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भाषा शिक्षार्थियों के अस्तित्व को अर्थ प्रदान करती है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। आप मातृभाषा आपने देखा होगा कि 6 से लेकर के क्लास 8 में, क्लास मतलब 1 से लेकर के 8वीं तक की बात हो रही है, वैसे तो 3 से है, आपको पता है ना। एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया? बोला कि भैया देखो 3+4+5 ऐसे 4 सेक्शन बांटे गए। बोला गया कि पहला जो 2 सेक्शन है वो मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाती है। क्यों दिया जाए? उसका अस्तित्व को अर्थ प्रदान करें, बच्चा मातृभाषा में ज्यादा सहज होता है। शिक्षार्थियों को जिस भाषा का अच्छा ज्ञान हो, उसे संवाद करना आसान होता है। बिल्कुल सही बात है। मातृभाषा शिक्षार्थियों को स्वयं का अभिव्यक्त करने का सुख और आनंद प्रदान करती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये डी वाला ऑप्शन सही, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। बी यानी 2, नंबर 2। इसमें 1 2 3 4 है, तो नंबर 2 वाला आंसर सही है। ये गलत है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 82 कहता है कार्ल रोजर्स थ्योरी द ग्रीव आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस ऑफ लिस्टिंग टू द पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या बोला? कार्ल रोजर्स का सिद्धांत उनके क्लिनिक में मरीजों की बातें सुनने के अनुभव से विकसित हुआ था। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये। का आंसर क्या है? एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसने बहुत लंबे तरीके से अपना एनालिसिस किया था, सारी बातों को लेकर बहुत लंबे समय तक एनालिसिस किया था, तो सतत प्रक्रिया की बात करता है ये कार्ल रोजर्स। 83 83 क्या कहता है भाई? 83 कहता है ज्ञान की किसी भी
विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है क्योंकि ये सर्वदा विकसित हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है ये करेक्ट बात लग रहा है। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है क्योंकि परिघटनाओं को जिस संख्या में जिस अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल ये दोनों बातें करेक्ट हैं, दोनों बातें करेक्ट हैं। एक एग्जाम्पल में पूरा ज्ञान को नहीं रखा जा सकता या एक तरीके से नहीं रखा जा सकता, है ना। बढ़िया। 84 को देख लेते हैं। 84 84 नंबर। 84 क्या कहता है, विषय वस्तु ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभिकथन ये कहता है इसमें तात्पर्य शिक्षकों की विषय की समझ के साथ साथ कक्षा में उसका संचालन करने के तरीके से होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो अभिकथन 1 और 2 में कक्षा में उसका संचालन करने के, ये देख लेते। हाँ, ट्रांजैक्ट इन द क्लासरूम, ट्रांजैक्ट इन द क्लासरूम इट इज सेल्फ सफिशिएंट। नहीं भाई, ये पहला वाला बात तो गलत नहीं। इट refers to teachers understanding of the subject as well as how to transact it in the classroom। हाँ बिल्कुल ये बात सच है, बट संचालन करने का तरीका का एक मानक बना हुआ, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो ठीक, पहला वाला ऑप्शन तो ठीक के समझ साथ कक्षा में उसका संचालन करने के तरीके से है। प्रभावी शिक्षण के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं, प्रभावी शिक्षण के लिए अपने आप में यही पर्याप्त नहीं है, उसको बहुत सारी चीजें यूज करनी होती है ना। उसको टीएलएम यूज करना पड़ता है, उसको जो है अपना बोर्ड यूज करना पड़ता है, उसको एग्जाम्पल्स दिखाने पड़ते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सिर्फ एक तरीका ही बेहतर नहीं करता, है ना, ये पर्याप्त नहीं है। सिंगल तौर से देखा जाए तो ये बात सही है, बट ये कह रहा है अपने आप में कंप्लीट पर्याप्त नहीं है, गलत बात है। अब कथन 2 बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एसएसए की भूमिका क्या है भैया। तो निरीक्षण करना इसकी भूमिका। ये जिन्होंने पढ़ा होगा एकदम आसानी से आंसर दे रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से। इंस्पेक्शन करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है। एसएसए का क्या होता है, इंस्पेक्शन करना। तो आसान क्वेश्चन, ये भी आसानी क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है। आपको जैसे दिखा होगा प्लास्टिक आपने निपटा दिया होगा, जैसे दिखा होगा आपने प्लास्टिक आपने निपटा दिया होगा। जैव निम्नीकरण में कहाँ आता है, बायोलॉजिकल तरीके से कहाँ ये निपटा। प्लास्टिक वाला हटा दीजिए, बाकी सब सही है ना। दूसरा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। बोलिए हाँ कि ना, दूसरा सही है तो बोलिए हाँ कि ना। 87 87 क्या कहता है, अनमोल ज्यामिति सीख रही है, उसकी शिक्षिका उसे कागज से विभिन्न 3D आकृति बनाने और फलकों सतहों का विश्लेषण, फलकों और सतहों का विश्लेषण करने को कहती है। उसकी सहपाठी सोहम अपने मस्तिष्क में आकृतियों की कल्पना करके बिना मॉडल बनाए उनके गुणों के बारे में बताता है। एक चीज बताइए, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब है कि मानसिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की भागीदारी ज्ञान निर्माण में समान रूप से मान्य है। सच बात है। उस लड़की ने क्या किया, काटा पीटा डायग्राम बनाया, उसके बाद उसको समझ के बता रही है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है या अन्यथा नहीं है। इस लड़के ने क्या किया, दिमाग में इमेज का क्रिएशन किया और वो फिजिकली ना होकर के जो है ना, मानसिक रूप से ही, मेंटली ही उसने अपना पूरा का पूरा एनालिसिस करके बता दिया कि इसका ऐसा। तो दोनों वर्जन चाहिए और दोनों वर्जन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर ठीक है। 87 का चौथा ऑप्शन ठीक है। 88 की बात कर लेते हैं। 88 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक सर्वव्यापी दृष्टिकोण क्या है। तो हमने पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया था और बोला था भैया शिक्षार्थियों में भारतीय होने का गहरा गौरव प्रदान करना तथा ज्ञान कौशल मूल्य और स्वभाव का विकास करना, ये सब एनईपी के लक्षण हैं, लक्षण हैं, है ना। आते हैं का पहला ऑप्शन ठीक है भाई, का पहला ऑप्शन ठीक है, पहला। 89 की बात कर लेते हैं। 89 ये कहता है साहब, एक अध्यापक परीक्षा से पहले गहन समझ को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे चर्चा समूह बनाकर पुनरीक्षण सत्र आयोजित करता रहा है। यह डैश विधि का उदाहरण है। हैंड आउट व्याख्यान मौन पठन तो सहपाठी शिक्षण का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है सहपाठी शिक्षण या पीयर टीचिंग, पीयर टीचिंग की बात करता है। आप ग्रुप क्यों ही बना करके पढ़ रहे हैं, पीयर टीचिंग तो कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा यहीं पे एक और क्वेश्चन है 90 नंबर का। 90 नंबर देख लेते हैं। 90 नंबर, 90 नंबर ये कहता है साहब कि थिंकिंग अबाउट राइडिंग एंड वाचिंग अनदर पर्सन राइड अ बाइक रिप्रेजेंट विच स्टेज ऑफ कोल्बे, है ना। कोल्बे के अनुभवात्मक अधिगम के चक्र को किस रूप से दिखाता है? साइकिल चलाने के बारे में सोचना, किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखना। तो बेसिकली ये आपस में क्या कर रहा है? आपस में रिफ्लेक्सिव ऑब्जर्वेशन ही तो कर रहा है, चिंतनशील अवलोकन ही तो कर रहा है कि हम देखो साइकिल पे बैठेंगे तो ऐसे करेंगे, हम साइकिल पे बैठेंगे तो ऐसे करेंगे, हम साइकिल पे बैठे होते तो ऐसे चलाते। एक तरीके का वो चिंतन मनन कर रहा है अपने हिसाब से। आते हैं आगे 91। 91, 91 क्या कहता है साहब? 91 ये कहता है एक शिक्षक ने कक्षा में किसी विषय पर चर्चा की और इकाई के समापन के बाद, इकाई का मतलब यहाँ पे यूनिट है, यूनिट समापन के बाद विद्यार्थियों से एक अवधारणा अवधारणा मानचित्र बनाने को कहा। यह अवधारणा मानचित्र शिक्षक के लिए किस प्रकार लाभदायक होगा? अब जरा से इसको देख करके बताइए, इसको देख करके बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड, ये अब ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, विद्यार्थी किसी अवधारणा मानचित्र या विषय को किस प्रकार देखते हैं? इसके अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल ये बात ठीक है। विद्यार्थियों की केवल भ्रांतियों को जांच करने के लिए नहीं। यार भ्रांतियों से अपने क्या लेना देना, आपको भ्रांतियों से लेना देना क्या भैया? भ्रांतियों से क्यों लेना देना है? मिसकंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट एग्जामिन मिसकंसेप्शन ऑफ, अगर उसको मिसकंसेप्शन है तो आप उसे दूर करने के लिए ना, आप उसको जांचेंगे थोड़ी ना तुम्हारा मिसकंसेप्शन है कि नहीं है, उसको बताएंगे कि देखो तुम्हारा गलत बात है। विद्यार्थियों द्वारा दर्शाए गए संबंधों संरचना जटिलता आकलन करने के लिए इसका आंसर 4 ठीक है, 4 ठीक है। चौथा इसका आंसर ठीक है, चौथा ये ए एंड 92। 92 क्या कहता है भैया? बच्चे अपने माता पिता को बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते देख करके उनके प्रति सम्मानजनक रवैया विकसित करते हैं। बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल सच बात है ये। अगर बच्चे देखते हैं तभी तो सीखते हैं, और खासकर सम्मान देना, सम्मान लेना, ये सब अपने बड़ों से देख करके ही लोग क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण करना यानी मॉडलिंग करना, मॉडलिंग करना यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक, ठीक है। 93, 93 कहता है, 93 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नियमित कक्षाओं में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विकास के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होगा, या क्या है, या क्या होना चाहिए? इसका आंसर बेसिकली ये होगा, विद्यार्थियों को पूरक संवर्धन सामग्री देना, ये इसका दृष्टिकोण हो सकता है, इसका दृष्टिकोण हो सकता है, विद्यार्थियों को पूरक संवर्धन सामग्री। अब भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थी, उसको बेसिक बातें आती हैं, तो अब उसको अगर पढ़ाना है आपको तो जरूर उसको थोड़ा सा टफ काम देना पड़ेगा, या अलग कुछ उसको देना पड़ेगा, या कुछ अलग तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। तो उसके नॉलेज को इनहांस करने के लिए उसको पूरक संवर्धन सामग्री अगर आप दे देते हैं तो बच्चा खुश हो जाएगा, है ना। कुछ लोग जैसे हमारे यहाँ आते हैं, कहते हैं साहब पढ़े ना पढ़े नोट्सवा दे दीजिए। अब नोट्सवा लेके खुश हो जाते हैं, तो नोट्सवा लीजिए भैया। हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है ना, आप नोट्स लेना हो नोट्स लीजिए, क्लास करना हो क्लास करिए, क्योंकि ट्यूशन है तो दोनों तरीके की बातों का ध्यान रखना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने वाला प्रस्तावित निकाय कौन सा है? नोट्स से याद है, सुपर टेट की जितने भी नोट्स हैं जिसमें यूपी टेट सी टेट का भी सिलेबस शामिल रहेगा, वो लगभग 3500 रुपए में है। कितने में? 3500 में। ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्लास नहीं आ सकते। 3500 रुपए का ये नोट्स उनको चंद्रा क्लासेस की तरफ से घर पहुंच जाएगा, विद डिलीवरी चार्जेस है। 35 में डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड है। आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उसे देख करके ऑर्डर कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्लास करने में सक्षम नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, या लोग जो लोग जॉब में हैं उनको भाई क्या ही किया जाए, वो तो देना है ही ना, गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी जो लगा दी है। उनके लिए बेहतरीन तरीका तो यही है कि साहब आप नोट्स ले लो, और क्लासेस जो यूट्यूब पे आप लोगों को लिए हम लोग जो दे रहे हैं उसको आप देखिए, और उससे आप अपने नोट्स को तैयार करते रहिए, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फर्म हो जाए। या पॉसिबल है तो आप संडे संडे टेस्ट सीरीज दे दीजिए, संडे संडे टेस्ट सीरीज दे दीजिए कोचिंग के अंदर। हालांकि वेबसाइट पे भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। करंट वाला सेक्शन हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, 25 रुपये की पीडीएफ, आप उसको लेकर के किसी एग्जाम के लिए कंफर्म करते रहिए, क्योंकि वो हमेशा अपडेट होता रहता है वेबसाइट पे, है ना। चाय की कीमत पे करंट अफेयर वाली सेक्शन आपको मिल रही है, यूट्यूब पे क्लासेस भी मिल रही है।
अब आप दोनों तरीके, तीनों तरीकों से अपना सकते हैं। आप अपना बेनिफिट बस इस बात पे देखें, आप कहां से और कैसे आपका भला भला हो सकता है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण के लिए मानक निर्धारित करने वाला प्रस्तावित निकाय कौन सा है? तो मानक निर्धारित जो प्रस्तावित निकाय है बेसिकली, का इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, का इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, है ना। अरे एनसीईआरटी की तो बात हो रही है भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, यही इसका जिम्मेदार है, का जिम्मेदार है। मानक निर्धारित करने वाला काम किसका है? एनसीईआरटी का। ठीक है। 95 कहता है लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में दो अभिकथनों पर विचार करें। लिंग भूमिकाएं अपेक्षाओं का एक समूह है जो ये प्रस्तावित करती है कि केवल महिलाओं को किस प्रकार से सोचना, कार्य करना, अनुभव करना है। अच्छा, लिंग सामाजिक तौर पर माता पिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? क्या ये दोनों आंसर नेगेटिव सेंस की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं। और मैंने भी कहा था कि जहां भी नकारात्मकता की बात आए आप उसको तुरंत हटा देना। तो आंसर क्या बनेगा? नाइदर 1 और 2, अभिकथन 1 और अभिकथन 2 में से कोई नहीं। 95 का आंसर 2 है। 96 की बात कर लेते हैं, 96 की बात कर लेते हैं, 96 है ना, 96 की बात कर लेते हैं। 96 ये कहता है किशोरों के समूह में सामाजिक आलस्य को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो यही है, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य, किसी कार्य के स्पष्ट महत्व मूल्यांकन को बढ़ा करके, मूल्य को बढ़ा करके उसको आलस्य कम किया जा सकता है। अब उसको बता ही दिया जाए कि बच्चा देखो, है ना, तुम अगर आज मार्केट में नहीं गए तो सामान कौन लाएगा, और सामान कौन लाएगा तो खाना कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा तो इसका मतलब यह है कि घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति वो खाना नहीं खाएगा तो उसको फिर दवा कैसे दी जाएगी। यानी उसके इंपॉर्टेंस को किसी न किसी तरीके से बढ़ाना है। यानी क्लास नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा। एग्जाम्पल देखो, इंक्रीजिंग द अपेरेंट इंपॉर्टेंस और ओवर वैल्यू ऑफ टास्क, और वैल्यू ऑफ टास्क, यानी उसको इंपॉर्टेंस को बढ़ा दो, अपने आप समझ जाएगा। ये बच्चों को तो 12 से लेकर के 16 साल तक के होते हैं उनको समझाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि उस वक्त आपको भी पता है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार वो बड़ा क्रांतिकारी एज होता है। क्रांतिकारी एज में बच्चे समझने से ज्यादा विद्रोही हो जाते हैं, है ना। उन दिनों बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, हमेशा उनको लगता है कि गार्जियंस बेकार ही बोल रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है, ये उसी का परिणाम है। दैनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ शब्द का आशय क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसे मान सकते हो भैया? देखो, न्यूट्रल, साथ साथ अनबायस्ड, और ही साथ साथ ऑन बेस्ड फैक्ट्स अलोन, ये चीजें आपको जस्टिफाइड करती हैं कि आप क्या हैं, एक तरीके से वस्तुनिष्ठ हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपका है, इमोशंस की वहां पे जगह नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी में इमोशंस काम नहीं आता। तो ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। 97 का चौथा आंसर ठीक है। एक माध्यमिक कक्षा के किसी विशेष कक्षा कक्ष में, एक माध्यमिक कक्षा के विशेष कक्षा कक्ष में छात्रों के व्यापक जानकारी तक पहुंच होती है और उन्हें अपना विचार रखने का अधिकार होता है। अब विचार रखने का अधिकार होता है तो इसका मतलब है कक्षा में अनबायस्ड नहीं है ना। कक्षा सब कुछ ठीक ठीक चल रही है, सबकी सुनी जाती है, और जहां सबकी सुनी जाती है वहां पे क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी हो जाता है। लोकतंत्रात्मक कक्षा है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। 98 का आंसर नंबर क्या है? 98 का आंसर नंबर है भैया 99 की बात कर लेते हैं इसी साथ साथ। हाँ, 99 की बात कर लेते हैं। 99 में ये कहता है आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आकलन के संदर्भ में यानी आपको क्या करना है? असेसमेंट पे बात करनी है। असेसमेंट क्यों भैया? आकलन ढांचे का विकास एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो चरणबद्ध तरीके से होती है। आपको भी पढ़ के लग गया होगा कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। हम किसी का असेसमेंट क्यों करेंगे? असेसमेंट इसलिए करेंगे कि भैया तुम्हारी पिछली गलती क्या थी, अब तुम क्या गलती नहीं करोगे, तो तुम्हारा क्या है, इनहांसमेंट करना हो गया। आकलन ढांचे पर कार्य मदों के विकास में पहले शुरू हो जाना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप असेसमेंट कर रहे हो तो उसको हम किसी किसी तरीके से स्टार्टिंग पोजीशन से ही करेंगे, तभी उसको आकलन का मतलब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। अभिकथन 1 और अभिकथन 2 दोनों के दोनों ठीक है। 99 का 1 आंसर। 100 पे पहुंच लेते हैं और 100 का आंसर ये है। राजनीति विज्ञान की कक्षा में 2 विद्यार्थियों ने चर्चा के बाद यह निर्णय लिया, सॉरी, है ना, राजनीति विज्ञान की कक्षा में 2 विद्यार्थियों ने चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब एक चीज बताइए, या नहीं दी जानी चाहिए, ये निर्णय कैसा लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है ना कि वो नेगेटिविटी फैला रहा है। नेगेटिव फैला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किससे ग्रसित है, जेंडर से ग्रसित है, जेंडर जेंडर जेंडर, है ना। तो लगता है अब कोई पुरुष होगा, राजनीतिक कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी हैं, इसका मतलब ये है कि वो महिलाओं के बारे में अपना परसेप्शन सुने होंगे, तो लैंगिकता पे बात किए होंगे, उनको लगता होगा लड़कियां कमजोर होती हैं, तो जेंडर की बात हो गई। फिर क्या हो गया, पैट्रियार्की, यानी जहां पे रहते होंगे वो समाज ही इसी बात पे जस्टिफाई कर रहा होगा कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो वो किसी न किसी से तो सुने होंगे ना, क्योंकि विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी कहीं न कहीं देख सीख के सुन के समझता है, पढ़ता लिखता बाद में है, तो अपने पितृसत्तात्मक सत्ता में रहता होगा, वहीं से उसने सुना होगा, वहीं उसने बता दिया कि भैया देखो इसलिए नहीं दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका, 100 का 2, 100 का 2। अब ये जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन है। जनरल इंग्लिश और हिंदी वाला सेक्शन क्या था, क्वालिफाई सेक्शन था। अगर आप 20 में से 8 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपके बाद मतलब बाकी के 5 सेक्शन जस्टिफाई किए जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो। जिसके 8 क्वेश्चन 20 में से नहीं बने होंगे वो फेल हो जाएगा। तो मिलाइए 8 आपके सही है कि नहीं कटपिट के। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कमला वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर। अरे भैया ऑल अलोन है, किसी भी शब्द की विशेषता बताने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव है ये। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड, इसका ऑप्शन 1 है, 101 का ऑप्शन 1 है। फिर बोला चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी correctly rearranged to the form of meaningful sentence. With what he received last year is the mild contrasted the present warning. आपको इसको पढ़ के देख लिया गया होगा कि जहां से नाउन का स्टार्टिंग होगा तो द प्रेजेंट वार्निंग ठीक लग रहा है, उसके बाद द प्रेजेंट वार्निंग के बाद, हाँ, द प्रेजेंट वार्निंग नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा, यानी डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन आप देख के बता पाएंगे तो चौथे वाले ऑप्शन में वहीं से आपका बात सही हो जाता है। बट मिला लीजिए, द प्रेजेंट वार्निंग इज माइल्ड कॉन्ट्रास्टेड विद व्हाट ही रिसीव्ड लास्ट ईयर। ये आपको पढ़ने से भी मिला करके भी ठीक लग गया होगा, तो आपका आंसर ये क्या हो जा रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, चौथा। 103 की बात कर लेते हैं, 103 की बात कर लेते हैं। चूज द ऑप्शन अपोजिट टू मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, और अखंडता का अपोजिट होता है फ्रेजाइलिटी, जिसको तोड़ा जा सकता है, टूटने योग्य, है ना, तोड़ा जा सकता है, टूटने योग्य, फ्रेजाइलिटी इसका आंसर होगा। One of the parts of the following sentence may or may not have an error. Identify the one with the error if any. On my way to school I found 50 rupees. यहाँ पे जरा देखिए, ये नंबर में लिखा हुआ था, 50 जो है यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ था। जब आप इंग्लिश सेंटेंस पढ़ते तो वहां पे वर्ड कुछ इस तरह से लिखा होगा 50, है ना। तो इसका ऑप्शन ये डी वाला गलत था, डी वाला गलत, सॉरी, हाँ डी वाला गलत था, डी वाला गलत था। तो इसका आंसर यहाँ पे है 2 का डी, 2 का डी। 105 नंबर जरा देखिए, 105 नंबर ये कहता है चूज द ऑप्शन विच द करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। दिस नेशनल हाईवे रन्स, अब आपको भी पता है हिल और प्लेन दिया हुआ तो ओवर ही होगा। दिस नेशनल हाईवे रन्स ओवर हिल एंड प्लेन, इसका आंसर ये है बी वाला, बी वाला, बी वाला। 106 का जरा बताइए, फैस्टिडियस वर्ड का क्या पूछा है, नियरेस्ट, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग द वर्ड, मतलब वो सिमिलरिटी वाले वर्ड पूछा है, यानी ना सिमिलरिटी वाला, अपोजिट नहीं पूछा है, वो सिमिलर वर्ड पूछा है। तो फेस्टिडियस का होता है मेटिकुलस, फैशनेबल, स्ट्रांग और फास्ट नहीं होगा। 107 की बात कर लेते हैं, इसका आंसर तीसरा सही है भाई, 106 का तीसरा। 107 की बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सर्टेन। ये जो वर्ड है, ये
इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ये नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच द करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। 108 में कह रहा सेंट जेम्स इज द चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंस, ये द ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कुछ लोगों को अ लग सकता था, अ लग सकता था, बट जरा आप उसके पर्पज से पढ़िए भाई, वो जो पर्सन बता रहा है सेंट जेम्स इज द चर्च, माने उसके घर के पास तो मुख्य रूप से यही हो गया ना, और स्पेशलिटी बताने के लिए द आर्टिकल का यूज किया ही जाता है, स्पेशलिटी बताने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। 109 की बात कर लेते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। तो आई गेव यू अ पेन लास्ट ईयर, आई गेव यू अ पेन लास्ट ईयर, अब इसमें क्या बताया जाएगा, अ पेन वाज गिवन टू यू लास्ट ईयर, अ पेन वाज गिवन टू यू लास्ट ईयर, बस यही होगा इसका आंसर। 109 का 2 हो गया। 110 की बात करें, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऑन द वे वी हैड लॉन्च ऑफ अ काइंड, ऑफ अ काइंड की बात कर रहा है तो ऑफ अ पुअर काइंड, ये बता रहा था कि रास्ते में हमने जो लंच किया वो बड़ा प्रकार था, तो प्रकार था वो पुअर की बात करता है, यानी क्वालिटी की बात कर रहा है वो। तो 110 का 1 हो गया। ये रहा 110, 10 क्वेश्चन में से आप मिला करके आप बताएं कि आपके कितने सही हुए कितने गलत। हिंदी वाला सेक्शन देख लेते हैं। हिंदी वाले सेक्शन में तो जो हिंदी वाले पोर्शन वाले बच्चे हैं वो तो निपटा दिए होंगे, इसको करेक्ट निपटा दिए होंगे, बहुत सारे अच्छे तरीके से इन लोगों को पढ़ाया गया सुपर टेट और टेट में, और साथ साथ ही यहाँ भी। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में से कौन सा संगत है, उत्कर्ष, निष्कर्ष, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, निरामिष, सामिष, ग्राह्य, त्याज्य। ये 2 4 3 सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अपकर्ष होता है, ये वाला गलत है। निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है, अंबर है, तारापथ है, अब्र है, मधुदूत नहीं है, मधुदूत नहीं है, इसका आंसर बी है। शब्द वाक जाल का संबंध संधि विच्छेद क्या है, वाक प्लस जाल होता है, वाक प्लस जाल, ये व्यंजन संधि की बात कर रहा है, वाक मतलब हलंत वाला और जाल, वाक जाल। विरोचित का संधि विच्छेद होता है वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित। अंजनी सर ने आपको संधि विच्छेद वगैरह बहुत अच्छे से बताया है, समास वगैरह बहुत बढ़िया पढ़ाया है। आप अगर कंफ्यूजन पाले हो तो जरूर वहां से एक बार क्लैरिटी लें, यूट्यूब पे क्लासेस फ्री हैं। जो व्याकरण को जानता हो उसको क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं, बहुत बार रटवाया गया है और ये एकदम से आता ही आता है कभी न कभी, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। 115 का 1, 115 का 1 सही है ना, 115 का 1 वैयाकरण। वर्तनी की दृष्टि निम्नलिखित से कौन सा शुद्ध शब्द है, वधुत्सव, 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 ये होता है 4, चौथा ऑप्शन 116 का 4। 117 का अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है, अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम, ये 117 का बी आंसर करेक्ट है, यानी 2 नंबर। विद्यासागर, अब ये समासिक विग्रह करने के बाद विद्या का सागर बनता है, विद्या का सागर बनता है, तत्पुरुष समास, विद्यासागर, विद्या का सागर, बी ऑप्शन करेक्ट। 119 बैल न कूदे कूदे तंगी, इसमें कंफ्यूज आप हो सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब आपने कभी सुना होगा नहीं होगा, बट जरा देखिए इसका आंसर होता है स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी, बढ़िया एग्जाम्पल था ये। बयार मतलब हवा होता है, अभी भी गांव में लोग सुनते हैं ना, अरे पूर्व बयार चल रही है, पूर्वी बयार चल रही है ना, पश्चिमी बयार चल रही है, उत्तरैया चल रही है, लोग गांव में तरह तरह की बातें करते हैं, तो उसमें बयार का वर्ड होता है पवन। ये पूरा 120 क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर की था। बाकी आप जहां भी देख रहे होंगे WXYZ बड़ा लोग गलत बताए, हमने भी देखा है, आप यहां से मिलाइए और 70 के ऊपर है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए, ये आपकी क्लासेस के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित होगा, है ना। आंसर मिलाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।